नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। माघ मेले के लिए परिवहन निगम ने की बड़ी तैयारी, 400 अतिरिक्त बसें होंगी शुरू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 40 साल बाद उच्च शोध उपाधियां फिर से होंगी प्रदान। पूर्वोत्तर रेलवे में 304 पदों पर पदोन्नति के लिए अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा की नई प्रणाली। जीडीए ला रहा है नया गोरखपुर परियोजना के तहत पहली बड़ी आवासीय योजना गुरुकुल सिटी। एफसीआई न्यू और भटहट बिजली घरों को जोड़ने की 5 करोड़ की परियोजना से 2.5 लाख लोगों को मिलेगी निर्बाध बिजली। राष्ट्रीय फुटबॉल लीग के ट्रायल के लिए गोरखपुर के 6 युवा खिलाड़ियों का हुआ चयन। और जमीन धोखाधड़ी मामले में 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शहर की विकास परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की। 6,000 एकड़ की महत्वाकांक्षी नया गोरखपुर परियोजना के हिस्से के रूप में गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए अपनी पहली बड़ी योजना गुरुकुल सिटी को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये आवासीय व्यावसायिक योजना मानीराम और रहमतनगर क्षेत्र में सोनौली रोड के किनारे लगभग 400 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसका लेआउट तैयार हो चुका है और इसे 27 नवंबर को होने वाली जीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात करते हैं बिजली आपूर्ति की। गोरखपुर में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू हो रहा है, जिसके तहत एफसीआई न्यू और भटहट बिजली घरों को आपस में जोड़ा जाएगा। 5 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2.5 लाख लोगों को लाभ होगा। इस परस्पर संयोजन से 14 उपकेंद्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अब सड़क निर्माण की प्रगति पर एक अपडेट। नगर निगम द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से एकला बांध से बाघागाड़ा तक सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस सड़क के मार्च 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बन जाने से नौसड़ क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन जंगल कौड़िया अंडरपास में दरारें दिखाई देने के बाद इसे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली से आए विशेषज्ञों की एक टीम अंडरपास की भार वहन क्षमता की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही अंडरपास को फिर से खोला जाएगा। अब बात करते हैं माघ मेले के लिए परिवहन निगम की विशेष तैयारी की। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए परिवहन निगम ने गोरखपुर क्षेत्र से विशेष तैयारियां की हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 400 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जो जनवरी के पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी। अब बात गोरखपुर विश्वविद्यालय की, जहां 40 साल बाद एक बड़ी पहल हुई है। लगभग 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस जैसी उच्च शोध उपाधियां फिर से शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पहली बार एलएलडी, डॉक्टर ऑफ लॉ कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जिसे राजभवन से मंजूरी मिल गई है। नए अध्यादेश के तहत कठोर पात्रता मानदंड रखे गए हैं, जैसे पीएचडी के बाद 10 साल का शिक्षण या शोध अनुभव और 15 शोध प्रकाशन अनिवार्य हैं। अब एक और उपलब्धि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के महिला सशक्तिकरण पर किए गए एक शोध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य प्रोफेसर गोपाल प्रसाद के मार्गदर्शन में 5 सदस्यीय टीम द्वारा तैयार ये शोध पत्र Q3 श्रेणी के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुआ है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां गोरखपुर के युवा खिलाड़ियों ने कमाल किया है। राष्ट्रीय फुटबॉल लीग संतोष ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश टीम के ट्रायल हेतु गोरखपुर के 6 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों में आदित्य, रविराज, मोहम्मद तौसीफ, गौरव सरफराज और महेश शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी 27 और 28 नवंबर को मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लेंगे। अब एक अच्छी सामाजिक खबर। अलवापुर में 10 दिवसीय बौद्ध प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया, जिसमें 20 लोगों ने बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा ली। इस शिविर का आयोजन भी बोद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर एक शील संपन्न समाज का निर्माण करना है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर रेलवे की नई पहल की। पूर्वोत्तर रेलवे ने विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। 13 दिसंबर 2025 को होने वाली इस परीक्षा के माध्यम से 10 विभागों में जूनियर इंजीनियर के कुल 304 पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। और अब मतदाता पुनरीक्षण पर प्रशासन की एक जरूरी चेतावनी। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रशासन ने नागरिकों को ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खुद को बीएलओ बताकर फोन पर ओटीपी मांगता है तो वो जालसाज हो सकता है।
अब अंत में रुख करते हैं शहर और आसपास के क्षेत्रों की अपराध और सुरक्षा से जुड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। चिलुवाताल पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके जमीन की रजिस्ट्री कराने के एक मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। शिकायतकर्ता रोशन अली ने आरोप लगाया था कि 13 लोगों ने मिलकर उनकी जमीन धोखे से किसी और के नाम कर दी थी। अब बात करते हैं अस्पताल बीमा धोखाधड़ी मामले में आए एक नए मोड़ की। फर्जी मरीज दिखाकर बीमा कंपनियों से ठगी करने के मामले में डिसेंट अस्पताल के एक पूर्व डॉक्टर को पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है और अब उन्हें इस मामले में मुख्य गवाह बनाया जाएगा। डॉक्टर ने खुलासा किया है कि सामान्य मरीजों को गंभीर बताकर भर्ती किया जाता था और बिलों में फर्जी उपचार दर्ज किए जाते थे। एक दुखद खबर। बेलीपार थाना क्षेत्र में केशव सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी साक्षी सिंह, उसके प्रेमी सनूप सिंह और बहनोई विवेक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद साक्षी का प्रेमी सनूप आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजकर केशव को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा था और विवेक सिंह पर भी 30 लाख रुपए मांगने का आरोप है। एक साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने ही दोस्त पर लाखों रुपए की क्रिप्टो करेंसी चुराने का आरोप लगाया है। पीड़ित अनुराग कुमार गुप्ता के अनुसार उनके दोस्त अमित कुमार ने उनके वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज चुरा लिए और टोकन अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं पशु तस्करी की। कुशीनगर पुलिस कुख्यात पशु तस्कर जवाहिर यादव गिरोह के सदस्य सतीश यादव को रिमांड पर लेगी, जिसने हाल ही में गोरखपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस उसके भाई गुड्डू यादव की भी तलाश कर रही है। साथ ही गीडा थाना पुलिस ने कुख्यात पशु तस्कर मन्नू शाह गिरोह के 2 और सदस्यों अल्शाद और तबरेज खां को गिरफ्तार किया है। अब गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। एसटीएफ की जांच में नेपाल के काठमांडू से लेकर बिहार के हाजीपुर तक फैले गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तस्कर सोनौली बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं और बिहार तक गांजा पहुंचाते हैं। और अंत में आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम साल 2007 में गोरखपुर के गोलघर में हुए बम ब्लास्ट से जुड़ा था। बेग का नाम वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कचहरी कांड में भी सामने आया था। हालांकि गोलघर ब्लास्ट में ठोस साक्ष्य के अभाव में उसे नामजद नहीं किया जा सका था। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें।